प्रिय विद्यार्थियों, आज की मानव भूगोल की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारी पृथ्वी के ऊपर मानव जनसंख्या का जो वितरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेनेट अर्थ के ऊपर मानव जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कुछ स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं एवं कुछ स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए, शहर का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर अधिक लोग रहते हैं और गांव के अंदर कम लोग रहते हैं। एक जिले की स्थिति आप लेंगे, मान लीजिए बीकानेर जिले की हम बात करते हैं, तो बीकानेर जिले की मान लीजिए कुल जनसंख्या 30 लाख है, तो उसमें से शायद 10 लाख लोग सिर्फ बीकानेर शहर में रहते हैं, जिसका कि कुल क्षेत्रफल 15 बाई 20 किलोमीटर का होगा। यानी कुछ स्थानों पर मानव जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है एवं अन्य स्थानों पर मानव जनसंख्या का संकेंद्रण विरल है। दूसरा उदाहरण यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को लीजिए। हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये बहुत ही अधिक घनी जनसंख्या है। तो दो हमने सिंपल से उदाहरण देखे। अब प्लेनेट अर्थ के बारे को एज ए होल लेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में डेटा रिलीज किया था, उसके अनुसार पूरी पृथ्वी को एज ए होल लेने पर लगभग 49 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर, उस पे ऑन एन एवरेज औसतन 49 लोग हमारी पृथ्वी या प्लेनेट को इनहेबिट करते हैं, जो लगभग 7 अरब लोग हैं। कुल लोग पृथ्वी के ऊपर जो रह रहे हैं, तो उनका एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन 49 पर्सन्स पर किलोमीटर है। यदि हम महाद्वीपीय स्तर पर इस वितरण को के ऊपर नजर डालें तो हम पाएंगे कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व जो है 126 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे घना पॉपुलेटेड या सबसे घनी जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और इसका हालांकि एशिया महाद्वीप दुनिया के सारे महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और पर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का अधिक घनत्व होने का कारण यह है कि दुनिया के सबसे 2 घनी जनसंख्या के देश, चीन नंबर 1 जिसकी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, 1.5 अरब है, और भारत जिसकी जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार लगभग 125 करोड़ है। वो दोनों देश इसी महाद्वीप में हैं। इसके अतिरिक्त भी घनी जनसंख्या के क्षेत्र जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जापान भी इसी महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि एशिया महाद्वीप के सभी क्षेत्र बहुत घनी जनसंख्या के क्षेत्र हैं। तिब्बत के क्षेत्र को देखिए, हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र को देखिए, मध्य एशिया के क्षेत्रों को देखें, या रूस का साइबेरिया वाला जो प्रदेश है उसको देखें, तो शायद विश्व के सबसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र एरियाज या प्रदेश भी इसी महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एशिया महाद्वीप के बाद में जो दूसरा नंबर जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से आता है वह है यूरोप महाद्वीप का। वहाँ लगभग 32 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, और यही स्थिति अफ्रीका महाद्वीप की है। वहाँ भी 32 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। अब यदि यूरोप की आप बात करें तो यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र है वो बहुत ही घना बसा हुआ है, परंतु उत्तरी यूरोप में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वो एक ठंडा प्रदेश है। इसी प्रकार यदि अफ्रीका की हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तरी अफ्रीका में जो भूमध्य सागर के साथ लगता हुआ उत्तरी अफ्रीका का तटीय प्रदेश है, वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, खास तौर से नील नदी की घाटी में। मगर उसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल है, वो शायद दुनिया के सबसे कम लोग इतने विस्तृत क्षेत्र में यदि रहते हैं तो सहारा मरुस्थल में रहते हैं।
यूरोप और अफ्रीका के बाद में महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या के घनत्व के क्रम में दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिकन महाद्वीप आता है। वहाँ 28 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेंगे। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व का स्थान जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, जहाँ पर कि 16 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में मिलेंगे। एवं उसके बाद में ओशेनिया का स्थान है, जहाँ 4 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशेनिया की करना चाहूँगा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेज़न बेसिन है, जो बहुत घनी वनस्पति के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं, वर्षावन वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इसी तरह एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, जो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी किनारे तक निरंतर फैला हुआ है। उस स्थान पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो नदियों के डेल्टाओं पर या समुद्र तटीय क्षेत्रों, खास तौर से जो पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश हैं, ब्राज़ील का इलाका है, अर्जेंटीना का, लैटिन अमेरिका के लोग वहाँ रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में भी 3 प्रमुख देश हैं। मेक्सिको काफ़ी घनी जनसंख्या का क्षेत्र है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो हम सभी जानते हैं कि कनाडा बहुत ही ठंडा प्रदेश है और वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर भी जनसंख्या का वितरण सिमिलर या समान नहीं है। अब बात आती है ओशेनिया की। ओशेनिया में आपका आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड एवं पैसिफिक ओशन के अंदर जो अन्य द्वीप हैं उनको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं। औसत जनसंख्या यहाँ की मात्र 4 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। यदि हम देशों की बात करते हैं तो किसी एक देश में भी आपको बहुत ही वेरिएशन जनसंख्या के घनत्व की दृष्टिकोण से मिल सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम हमारे खुद भारत देश की बात करें तो आप पाएंगे कि भारत में जो गंगा के मैदान का प्रदेश है, गंगा यमुना के मैदान का क्षेत्र है, जिसमें कि यूपी, बिहार और बंगाल के राज्य आते हैं, यहाँ बहुत घनी जनसंख्या पाई जाती है। जबकि हिमालय पर्वतमाला के जो राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ काफ़ी कम लोग रहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ कम लोग रहते हैं। तो इससे हम ये देखते हैं कि किसी देश के अंदर भी जनसंख्या का वितरण जो है काफ़ी भिन्नता लिए हुए होता है एक प्रदेश के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण कि किसी एक देश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी वहाँ बहुत लोग रहते हैं, किसी अन्य देश में बहुत कम लोग रहते हैं, या किसी एक देश के अंदर ही कुछ स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं एवं अन्य स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। इनके क्या कारण हैं? तो इन जनसंख्या के असमान वितरण को समझने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के विषयों के विद्वानों ने बहुत से प्रयास किए हैं और भूगोल के विद्वानों ने भी इसमें अपना बहुत योगदान दिया है। एवं मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जनसंख्या का जो हमारे धरती के ऊपर, पृथ्वी पर, हमारे इस प्लेनेट के ऊपर जो वितरण है मानव जनसंख्या का, उसको बहुत काफ़ी हद तक भौगोलिक कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं, या भौगोलिक कारकों ने जनसंख्या के वितरण में बहुत सा रोल प्ले किया है। भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी धीरे धीरे पिछले 300 सालों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते चले गए हैं मानव जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए। तो हम एक बार पुनः अपने थीम या फोकस के ऊपर आते हैं कि क्या वो कारण हैं या कौन से वो कारण हैं जो हमारी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में मानव जनसंख्या या मानव प्रतिरूप जो बने हैं वो कहीं पर बहुत घने प्रतिरूप
या बहुत अधिक संकेंद्रित संख्या में लोग रहते हैं एवं कुछ स्थानों पर जनसंख्या बहुत विरल है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो इस समझ को विकसित करने के लिए हम कुछ मुख्य कारकों को के ऊपर आज की क्लास में दृष्टि डालते हैं, और ये लेक्चर आगे इस विषय के ऊपर हम आगे के लेक्चर्स में भी और अधिक गहराई के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। परंतु आज जो प्रमुख कारण है उन पर एक सरसरी तौर पर हम उनको जान लेते हैं। तो जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, उनमें सर्वप्रथम है क्लाइमेट या जलवायु। दूसरा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से तात्पर्य है धरातल का उच्चावच, यानी पहाड़ी क्षेत्र है कि जैसे कि हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र, अथवा मैदानी क्षेत्र है जैसे गंगा यमुना का मैदान, या हमारा राजस्थान का क्षेत्र, अथवा पठारी क्षेत्र है जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इस नेक्स्ट जो भौगोलिक फैक्टर जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, वो है मृदाएं, मिट्टियाँ। किन्हीं स्थानों पर बहुत उपजाऊ मिट्टी मिलती है, अधिक लोग वहाँ रहेंगे। किन्हीं स्थानों पर मिट्टियाँ जो हैं उपजाऊ नहीं होती, वहाँ बहुत कम लोग रहेंगे। नेक्स्ट आता है मिनरल रिसोर्सेज। ये भी एक भौगोलिक फैक्टर है। जो प्रमुख मिनरल हैं जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, कोयला है, ऊर्जा के संसाधन हैं, मिनरल्स हैं पर ऊर्जा के संसाधन हैं, पेट्रोलियम है। इनका वितरण पूरी पृथ्वी पर समान नहीं है। किन्हीं स्थानों पर ये मिनरल खूब अधिक मात्रा में मिलते हैं एवं अन्य स्थानों पर बिल्कुल नहीं मिलते। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर मूलतः हम इन्हीं भिन्नताओं का ही अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पे कहाँ कम लोग रहते हैं, कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पर कम, कौन सा मिनरल किस स्थान पर अधिक मिलता है, किस स्थान पर वो कम मिलता है, क्या इसके पीछे कारण है। तो मिनरल रिसोर्सेज का वितरण जो है वो बहुत असमान है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है, वो है कि समुद्र के तट से किसी स्थान की एक्सेसिबिलिटी या वहाँ की पहुँच कैसी है। अब समुद्र तट से पहुँच से क्या फ़ायदा हो सकता है? समुद्रों से ही व्यापार, अधिकांश व्यापार बहुत लंबे समय से होता है और आज भी हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हर स्थान पर हर चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो ऊर्जा के संसाधन हो, चाहे वे अन्य खनिज हों। तो अलग अलग पृथ्वी के हिस्से में रहने वाले लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार करना पड़ता है। जिस स्थान पर जो चीज़ बहुतायत में है, वो लोग उस चीज़ का निर्यात करेंगे, एवं जो जिन स्थानों पर वह वस्तु अथवा वह पदार्थ नहीं मिलता, खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, खनिज भी हो सकते हैं, वो उसका आयात करते हैं। तो ये अधिकांश ट्रेड जो है दुनिया के अलग अलग देशों में, वो समुद्री मार्गों से ही होता है। तो समुद्री मार्गों से या पत्तन से, समुद्र तट से जो डिस्टेंस है, वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। एक जो एग्जांपल मैंने ट्रेड का बताया है, सी कोस्ट वाला, वो मात्र एक कारण है, और भी अन्य कारण हैं जिनको कि हम आगे की क्लास में उनके बारे में और अधिक डिटेल से समझेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। अभी हमने जब कंट्रीज़ की या कॉन्टिनेंट्स की जनसंख्या वितरण को जानने का प्रयास किया, तो हमने देखा था कि ओशिनिया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं पैसिफिक के बहुत से द्वीप सम्मिलित हैं, वहाँ का औसत जनसंख्या वितरण मात्र 4 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें अधिकांश जो लैंड एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही है। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की पिछली सदी में जो पॉलिसी थी वो वाइट ओनली सेटलमेंट की थी, यानी सिर्फ श्वेत प्रजाति के लोग ही वहाँ, उनको ही वहाँ बसना अलाउड था। इसलिए वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। इनफैक्ट जब आज से करीब 25-30 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तब जनसंख्या के एक्सपर्ट्स बताते थे कि भारत देश में प्रति वर्ष उतने अधिक बच्चे जन्म ले लेते हैं जितने की ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है।
एवं इस गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कम लोग रहते हैं। और भी भौगोलिक कारण है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कम लोग रहने के। वो उनमें सबसे प्रमुख है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग 80% हिस्सा मरुस्थलीय है, डेजर्ट है, वर्षा कम होती है, जल की उपलब्धता कम है। परंतु गवर्नमेंट पॉलिसी भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ने प्ले किया। और 1990 के दशक के बाद से और बाद में धीरे धीरे पिछले 20 सालों में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को बदला है एवं वह एशियन और अफ्रीकन लोगों को भी अपने यहाँ पर आकर बस पढ़ने के लिए या वहाँ पर रहने के लिए, नौकरी करने के लिए और बसने के लिए एनकरेज कर रही है। इसके अलावा वो फैक्टर जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है वह है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को इसके सबसे सिंपल फॉर्म में देखें कि कृषि का प्रकार कैसा है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। यदि आपकी कृषि जो है प्रिमिटिव फॉर्म की है, उदाहरण के लिए आप जंगल के किसी टुकड़े को, एक जनजाति है वो छोटे से टुकड़े को जला देती है एवं वहाँ 4 या 5 साल तक खेती करती है, और जब वह टुकड़ा अनुपजाऊ हो जाता है तो उसको छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चली जाती है। तो इस तरह की यदि कृषि है जिसको झूम कृषि कहते हैं भारत के अंदर, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसका टर्म नाम दिया जा सकता है, यदि किसी क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है तो वहाँ अधिक मानव बसाव नहीं होता। उसका कारण ये है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली एग्रीकल्चर के अंदर मानव अपनी तरफ से अपने खेत को उपजाऊ बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं करता। वो जंगल पेड़ों को या किसी छोटे पैच को, वेजिटेशन का जलाता है। जलने से जो राख है वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टियों के अंदर मिक्स हो जाते हैं। 3, 4 या 5 साल तक वहाँ खेती की जाती है प्रिमिटिव तरीके से, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी से। एवं फिर जब वहाँ का उपजाऊपन कम होने लगता है तो वो स्थान जगह को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कृषि में कोई सरप्लस नहीं जनरेट हो पाता। जब सरप्लस खेती में नहीं जनरेट होगा तो फिर नगरों के अंदर वो सरप्लस नहीं जा सकता। नगरीय सिविलाइजेशन या सभ्यताएं विकसित वहाँ नहीं हो पाती। तो यह टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी यदि एग्रीकल्चर की है, दो तरह की हो सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मानव श्रम की बहुतायत है, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और दूसरा जिसमें मशीनों और उर्वरकों की बहुतायत है। तो मानव श्रम की बहुतायत की यदि हम बात करें तो चीन के अंदर इस तरह की कृषि की जाती है। भारत के जो तटीय प्रदेश हैं, महानदी का, कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी नदी का जो इलाका है, या फिर यूपी और बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मानव श्रम की बहुतायत है एवं वो जो खेती करते हैं वो उस खेती में भी सरप्लस जनरेट होता है घर का पालन पोषण करने के अलावा भी। और क्योंकि मानव श्रम के अतिरिक्त वो बहुत सी खादों का, इरिगेशन का, सिंचाई का इत्यादि का उपयोग करते हैं, जिससे कि एक छोटे से क्षेत्र से बहुत अधिक उत्पाद ले सकें। दूसरा इसका टेक्नोलॉजी का खेती के क्षेत्र में उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा या रशिया जैसे देशों का। वहाँ मात्र कुल जनसंख्या का 4 या 5% अधिकतम लोग जो हैं वो खेती करते हैं। और महाद्वीप ये देशों का साइज बहुत बड़ा है। वहाँ के खेतों का कुल एरिया भारत के खेतों के एरिया से बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ लगभग 60% लोग, हमारी जनसंख्या का, जो कि विश्व में 2 नंबर सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसका लगभग 60% लोग खेती करते हैं। जबकि अमेरिका, रशिया जैसे देशों में मात्र 3 या 4% लोग खेती करते हैं, जबकि उनके देशों का ज़मीनी एरिया का साइज हमारे से बहुत बड़ा है। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। वो किस प्रकार ये सब कर पाते हैं? उन लोगों ने खेती करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे मशीनें उपयोग हो रही हैं। ट्रैक्टर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो ट्रैक्टर, कंबाइन, इस तरह की मशीनों का उपयोग करके जो कम संख्या में लोग
बहुत बड़े बड़े फार्म्स को कल्टीवेट कर लेते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहलाती है। इसके बारे में हम आगे क्लासों में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, वह भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में जैसे जैसे आगे के लेक्चर्स आएंगे डिटेल में जानेंगे। अभी कुछ फैक्टर्स के बारे में थोड़ी सी और विस्तार को देखने का प्रयास किया जाएगा।